गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है। तुम लोग थोड़ा कंफर्म करो, वॉइस क्लियर। Yes, his voice is clear. ओके, तो सबको वेलकम है हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जीपैट ज्ञान में। आज जो है तुम्हारा पहला क्लास है, ये 26 और 27 सीजन का जो पहला क्लास है। आज से तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप सब लोग ज्वाइन कर गए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे बारे में तो तुम लोग पहले सब लोग जान चुके हो। आज जो क्लास होगा ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है आज का। तो आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा लास्ट में वो भी। तो आज का जो क्लास में जो पहला है वो है, तुम लोग अपने बारे में कुछ बताओगे, ठीक है। तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दोगे। मेरे बारे में तो सुने हो, अगर नहीं सुने हो तो मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं तुम लोग को फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा। मैं एमकॉम का स्टूडेंट हूँ। तो अब लोग आज के क्लास में तुम लोग अपने बारे में बताओगे कि एक एक करके सब लोग अपना नाम, और तुम कहाँ से हो, कौन सी सेमिस्टर या कौन सी ईयर में तुम अभी है बीकॉम का, और तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि मुझे भी तो तुम लोग को जानना है। तुम लोग तो पहले से मुझे जान चुके हो। तो तुम लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं एक एक करके तुम लोग को नाम बुलाऊंगा, तो तुम लोग को अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। बाकी पढ़ाई तो होगा क्लास में। तो फर्स्ट है आयुष, आयुष मंडल। Hello sir, आयुष। good evening. हम्म, Sir, गुड myself इवनिंग। Ayush Mandal and I am हम्म, from West Bengal, Bolpur, Santiniketan, and हम्म। currently I am studying in third year. So that's me. और तुम्हारा कॉलेज नेम? Atmas University. एडवांस। Yes. ओके ओके। नेक्स्ट है अंकना। Good evening, sir. I am Ankona Kundu. I am from Purbo Bardhaman. हम्म, I currently study in second year at Fortson, and I am from Bengal College of Pharmaceutical Sciences and Research, Durgapur. ओके, तो नेक्स्ट एकता। Good एकता, आर यू evening, sir. प्रेजेंट? So my name हाँ। is Ekta Topo. I'm from Maniangarh, Chhattisgarh. हम्म, I'm fourth year student from Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. ओके। तुम छत्तीसगढ़ से हो या उधर की कॉलेज में पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़? Yes, sir, Chhattisgarh. ओके। नेक्स्ट इज खुशबू। Good evening, sir. My name is हम्म, Khushbu. I am belong to Chhattisgarh and I am from CSVT University. ओके। कौन सी ईयर है तुम्हारा, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर? Third year. ओके, तो मैक्सिमम तो थर्ड ईयर ही लगता है। देखो, हमारा ये प्लेटफॉर्म कोचिंग का मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है ये टू वे कम्युनिकेशन इधर चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ तुम लोग को पढ़ाते जाऊंगा, तुम लोग सुनते जाओगे। ऐसा नहीं होगा। मैं पढ़ाऊंगा और तुम लोग को भी मेरे साथ ही पढ़ना होगा, ठीक है। इसी टाइम पे जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को भी मेरे साथ पढ़ना होगा, इसीलिए तुम लोग को जानना मेरे लिए जरूरी है। तो तुम लोग को इधर से ही पढ़ना होगा। तो तुम्हारा आधा पढ़ाई जो है वो मैं ही करा दूंगा क्लास में, ठीक है। और क्लास के बाद जो नोट्स हो वो मैं दे दूंगा तुम लोग को। उसको रिवाइज करना है, ठीक है। उसको तुम 1 घंटा रिवीजन करोगे, हो जाएगा। अभी ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा तुम लोग को, क्योंकि अभी तुम्हारा शुरुआत है, क्लास स्टार्ट है। जब सिलेबस 50% हो जाएगा तब तुम्हारा थोड़ा प्रेशर लगेगा, क्योंकि रिवीजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन चलेगा, ठीक है। ऐसे मैं बोलूंगा ऐसे नहीं, तब तुम लोग को भी मेरे साथ ही पढ़ना पड़ेगा क्लास में। नेक्स्ट है मिनेश। Good evening, sir. Myself Vinesh Devangan. I am currently pursuing my Bachelor of Pharmacy from Chhatrapati Shivaji Institute of Pharmacy, and I live in Durg. I study third year. ओके, और एक बात मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, तुम लोग मुझे सर मत बुलाओ, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं फार्माकोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, मैं भी फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं तुम लोग से 1-2 साल का ही सीनियर हूँगा, तो तुम लोग मुझे भैया या दादा बुला सकते हो, ठीक है। सर मत बुलाओ, ठीक है।
क्योंकि मैं टीचर नहीं बना हूँ फार्माकोलॉजी का। नेक्स्ट है पीएल। पीएल, आर यू प्रेजेंट इन क्लास? Hi, Dada. I am PL Pal. I am currently studying in Guru Vashidas University. And third year, I am fourth year student, and I live in West Bengal. ओके। नेक्स्ट है राइमा। Hello. यस, बोलो। Good evening to all. My name is Rahima Malik, and I completed diploma, and I completed also bachelor's, and I did my ओके bachelor's from Guru Ghazidas University in 2024, ओके and now I didn't do nothing, and I'm preparing for government exams and GPAT. ओके, मतलब तुम रिपीटर हो, तुम्हारा बीकॉम हो चुका है। जी, जी, जी. ओके, नेक्स्ट है रितो भट्ट। Good evening, sir. Myself, Vidubhash Chatterjee from Durgapur. I'm a second year, fourth semester student from Bengal College of Pharmaceutical Sciences and Research, Durgapur. ओके, नेक्स्ट है रियल पाल। হ্যালো দাদা, myself রিয়েল পাল। আমি এখন কারেন্টলি গুরু ভাসিদাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ছি, আর আমি ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট। ओ, तो तुम लोग जो थर्ड ईयर में अभी बोल रहे हो, तुम में से कोई इस बार जीपैट दिए हो 2025 में? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो जीपैट एक बार भी अपेयर किए हो? হ্যাঁ দাদা, আমি দিয়েছি। ओके, हाँ तुई तो आगे बार चुनना है। फिर नेक्स्ट है शायद। Good evening, everyone. I'm Syed Mohammad Zarif. I'm currently pursuing Bachelor of Pharmacy from Tamil Nadu, Chennai, from CL Bait Mehta College of Pharmacy, affiliated by Dr. MJ University. So I'm currently in ओके, 6th semester. ठीक है। एंड लास्ट उपेंद्र कुमार। Hmm. Good evening, Bhaiya. गुड इवनिंग। Myself, Upendra Kumar from West Bengal, Asansol, and I am studying in Guru Ghazidas Vishwavidyalaya and third year, ओके, currently in third year. ठीक है। तो जितना तक मुझे देखा तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट है। उस यूनिवर्सिटी में ना 4-5 तुम लोग है गुरु घासीदास के। तो ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो चुका है। अब देखो, तुम लोग को जीपेट के बारे में पता है, तो मैं जीपेट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जीपेट के बारे में तो सब लोग बोलता है कि क्या पैटर्न है, क्वेश्चन है, ये सब लोग पता ही होगा तुम लोग को। मैं जो बताऊंगा तुम लोग को वो है फार्माकोलॉजी। तो मैं पढ़ाऊंगा, वो तो मेरा सब्जेक्ट है, वो तो होगा। उससे पहले मैं तुम लोग को थोड़ा फार्मेसी के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है? कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, कि ये फार्मेसी कहाँ से आया, ये फार्मेसी का जरूरत भी क्या थे पढ़ने का, फार्मेसी का क्या ही जरूरत है, हमारे जिंदगी में क्या ही एप्लीकेशन है फार्मेसी का, और ये फार्मेसी कब से स्टार्ट हो गया पढ़ना, क्यों हुआ स्टार्ट, कौन किया स्टार्ट इसका पढ़ना। तो ये जो है ये पूरा फार्मेसी का हिस्ट्री है, ठीक है? तो ये भी मुझे लगा कि तुम लोग को जानने का जरूरत है, क्योंकि तुम भी फार्मेसी का स्टूडेंट हो। तुम लोग तो 2-3 साल करके फार्मेसी में पढ़ चुके हो बीकॉम में। ये शायद पढ़े भी होगे तुम लोग इस फार्मेसी का जो हिस्ट्री है। अगर पढ़े होगे तो अच्छा है, नहीं पढ़े होगे तो मैं आज थोड़ा तुम लोग को फार्मेसी का जो हिस्ट्री है ये थोड़ा कहानी बोलूंगा, ठीक है? ये थोड़ा कहानी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कहानी सुन के ऐसा मत लो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ये कहानी से भी क्वेश्चन आया है जीपैट में, ठीक है? और कौन सी क्वेश्चन आया है वो भी लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस कहानी से कौन सी क्वेश्चन आया था। तो ये जो फार्मेसी का हिस्ट्री है ना, तो कब से स्टार्ट हुआ था ये जो फार्मेसी है। देखो, फार्मेसी में तुमको सबको पता है कि 2 कोर्सेज होता है, एक बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, एक डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी होता है, डी फार्मा होता है। तो इनमें से जो पहला स्टार्ट किया गया था वो पहले बी फार्म ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है? पहले बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टार्ट हुआ था, बाद में डी फार्म आया है, डिप्लोमा इन फार्मेसी।
उससे भी पहले ये बी फार्म और डी फार्म ये आने से भी पहले एक फार्मेसी का कोर्स होता था। ठीक है, वो कोर्स क्या था? सबसे पहले जो फार्मेसी ये जो कोर्स है ये बीएससी के अंदर होता था, बैचलर ऑफ साइंस, जिसके अंदर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है ना, इसके अंदर ही थे फार्मेसी, जिसका उस कोर्स का नाम था फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस बोल के एक कोर्स था जो बीएससी के अंदर होता था। ये 2 ईयर डिग्री कोर्स होता था, 2 साल की कोर्स होता था, लेकिन ये डिग्री कोर्स होता था, डिप्लोमा कोर्स नहीं है। ये डिग्री कोर्स होता था, 2 ईयर की बीएससी के अंदर होता था। ये कहाँ पे पढ़ाया जाता था? ये जो फार्मेसी है इसको पढ़ाना पहले स्टार्ट किया गया था 1932 में। ठीक है, यार भी याद करके रखना, 1932 में इसको पहले स्टार्ट किया गया था बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जो आज आईआईटी बीएचयू बन गया, उसी में पहले स्टार्ट किया गया था। और स्टार्ट किया था प्रोफेसर महादेव लाल प्रोप। इसको ही जाना जाता है फादर ऑफ फार्मेसी एडुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो फार्मेसी एडुकेशन है इसका फादर कहा जाता है महादेव लाल प्रोप को। और इसका बर्थडे भी आज भी सेलिब्रेशन किया जाता है, जो 6 मार्च को है। ठीक है, बीएचयू में बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है, बाकी फार्मेसी इंस्टीट्यूट में भी किया जाता है इसका जो बर्थडे है। तो यही प्रोफेसर ने पहला फार्मेसी का जो एडुकेशन है ये स्टार्ट किया था 1932 में। तब ये बी फार्म डी फार्म ये कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मास्यूटिकल साइंस बोल के एक कोर्स था जो बीएससी के अंदर होता था। ठीक है, उसके बाद 1932 के बाद बहुत ज्यादा रेगुलेशन आया, रूल्स रेगुलेशन आया, बहुत अलग अलग फार्मेसी में कमेटी बना है, बहुत अलग अलग प्रोफेसर है जो फार्मेसी एडुकेशन के लेकर सोचा है कि ये करना है वो करना है। उसके साथ धीरे धीरे फार्मा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा डेवलप होते गया। अब उसके बाद आगे हम आज जो फार्मेसी हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा है फार्मेसी काउंसिल जो है हमारा, पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंदर है। तो 1932 के बाद 1949 में लगभग कितना है, उधर से 8 साल और इधर से 9 साल, 17 साल बाद ये जो पीसीआई है ये एस्टेब्लिश हुआ है। 1949 में जाके पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये बना है। इससे पहले पीसीआई बनने से पहले कोई बी फार्म डी फार्म नहीं था। तो 1949 की 9 अगस्त में पीसीआई बना है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। उसका कुछ सेक्शन भी था, अंडर सेक्शन 3 ऐसे करके, अंडर सेक्शन 3 के अंदर 1949 का 9 अगस्त में पीसीआई बना है। फिर पीसीआई बनने के बाद फार्मेसी एडुकेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन आया है। ठीक है, 1949 में पीसीआई बना। उसके बाद 1954 में पहला बी फार्म पढ़ाना स्टार्ट किया गया था बिट्स पिलानी में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स, जो राजस्थान में है, पिलानी में है। तो बिट्स पिलानी में पहला बी फार्म कोर्स चालू किया गया था। वो भी 1954 में पीसीआई आने के बाद बहुत रूल्स रेगुलेशन आया, उसके बाद ये जो बी फार्म है ये पढ़ाना स्टार्ट किया गया था 1954 में। और 1955 से डी फार्म कोर्स चालू हुआ था, डिप्लोमा इन फार्मेसी। वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पंजाब की अमृतसर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 1955 में डी फार्म कोर्स जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद 1955 के बाद बहुत पीसीआई जो है वो 5 साल बाद रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, वो अलग अलग से मेंबर उधर आता है और बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन वगैरह नया नया आया है। ठीक है, तो यही से 1955 के बाद बहुत ज्यादा मॉडिफाई होके ये आज का जो बी फार्म डी फार्म हम लोग पढ़ रहे हैं ये आया है। ठीक है, और उस टाइम पे ऐसे जीपैट नाइपर कुछ नहीं होता था। ठीक है, ये जीपैट नाइपर ये तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, तो पहले फार्मेसी जो एडुकेशन था वो इस तरीके से ही कुछ था। तो और भी एक चीज है, ये जो 1932 में जो पहला फार्मेसी पढ़ाना चालू किया गया था ना जो बीएचयू में हुआ था, इससे भी पहले 1932 से भी पहले एक पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो थे, चाहे इंडस्ट्री बोलो या लेबोरेटरी बोलो, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी जो थे वो बना था। ठीक है, तुम में से किसी को पता है कि जो ये फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी है पूरे इंडिया में ये सबसे पहले कहाँ पे बना था? किसी को पता है, कोई सुना है, ये पढ़ा है पहले? वेस्ट बंगाल में बना था। ये वेस्ट बंगाल में ही बना था। ठीक है, वो भी कलकत्ता बंगाल में। के में। हाँ,
जो उसका नाम जो था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, जो बनाया था प्रोफेसर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और कार्तिक चंद्र बोस। ये दोनों मिलके बनाया था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क, जो आज भी है लेकिन आज उतना काम नहीं होता है उसमें। ये 1901 में ये पहला फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी जो है ये बना था। ठीक है, सब लोग को लगता है कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये ज्यादातर साउथ में है, सिक्किम में है, लेकिन पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में ही बना था। ठीक है, तब फार्मेसी एडुकेशन भी नहीं था, ये पूरा केमिस्ट्री के ऊपर बेस करके तब बना था 1901 में। तो ये था तुम्हारा जो फार्मेसी एडुकेशन है, ये इसका थोड़ा कुछ हिस्ट्री। उसके बाद 1937 में एक और भी लेबोरेटरी बना था जिसको हम बोलते थे बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी। ये भी बना था कोलकाता में ही। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ही ये भी बना था, जिसका नाम है बीएसएल करके बोला जाता था उसको, बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी। ठीक है, इसमें भी वही ड्रग टेस्टिंग का काम होता था, जिसका नाम बाद में चेंज करके सीडीएल कर दिया गया, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। 1940 में इसका नाम चेंज करके सीडीएल रख दिया गया, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, इसके बाद और भी अलग अलग सा बहुत सारा वो जो कमिटी है वो बना था, जैसे वो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग कम्युनिटी, और रामनाथ चोपड़ा एक बनाया था जो ड्रग इंक्वायरी कमिटी। ये बहुत सारा कमिटी बनाया था, ये तुमको पढ़ाया जाएगा अलग स्टूडेंट्स में शायद होगा, उसमें तुमको पढ़ाया जाएगा और भी डिटेल्स में। तो ये मैं थोड़ा सा फार्मेसी का हिस्ट्री के बारे में तुम लोग को बताया कि कहाँ से फार्मेसी जो स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होने के बाद कैसे आज का ये जो बी फार्म डी फार्म कोर्स है ये पूरा कोर्स आया है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री फार्मेसी का। अब हम चलेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी के तरह। देखो, फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले मैं कुछ तुम लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है ये तुम लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ही आता है जीपेट में, तुम लोग को पता है। लगभग फार्माकोलॉजी और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है जैसे ह्यूमन एनाटोमी और पैथोफिजियोलॉजी मिला के लगभग तुमको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर साल। ये थोड़ा एक दो ऊपर नीचे होता है, 28 से 32-33 तक जा सकता है। तो सब्जेक्ट तो है, इम्पोर्टेंट है, और ये फार्माकोलॉजी तुमको अच्छे से पढ़ना है। इस सब्जेक्ट से तुम इतना एबिलिटी तो है कि ये तुमको क्वालिफाई करा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तुमको इसी से 120 मार्क्स जो है आ सकते हैं अगर तुम ठीक से पढ़ोगे। तो अब हम फार्माकोलॉजी की तरह जाएंगे। मैंने हिस्ट्री पहले बता दिया फार्मेसी का कि ये जो फार्मेसी है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, सिलेबस तुम लोग शायद देखे होंगे कि फार्माकोलॉजी के सिलेबस के अंदर क्या क्या है नहीं है। सिलेबस मैं फिर भी एक बार तुम लोग को दिखा देता हूँ कि फार्माकोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या है। लोग एक मिनट वेट करो, मैं स्क्रीन स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके, तो देखो ये जो है ये तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, अभी सिलेबस को देख के डालना नहीं है क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, उतना अभी देखने का जरूरत नहीं है, जो सिर्फ हेडलाइन है उनको देखो, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो है ये लगभग तुम्हारा पूरा सिलेबस इधर लिखा है। पहला जो है जनरल फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी तुम लोग जो अभी फोर्थ ईयर में आ गया हो वो तो पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ लिया। फार्माकोलॉजी 1 2 3 ऐसे करके होता है, तो वो तो तुम लोग तो तीनों पढ़ लिया। फार्माकोलॉजी जो थर्ड ईयर में है वो भी फार्माकोलॉजी 1 पढ़ लिया फोर्थ सेमिस्टर में। तो थोड़ा बहुत तुमको आइडिया तो मिल गया फार्माकोलॉजी में कि क्या होता है नहीं होता है इस सब्जेक्ट के अंदर। और ये तुम लोग शायद पढ़ लिया। जनरल फार्माकोलॉजी तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से इधर पूरा पढ़ाया जाएगा जनरल फार्माकोलॉजी। तो पहला जो है जनरल फार्माकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो है तुम्हारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर एक होगा तुम्हारा पहला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा। उसके बाद तुम्हारा जो है एक होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस होगा, और एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हो गया पूरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद आएगा तुम्हारा जो लोकल हार्मोन होता है ऑटोकॉइड्स।
ऑटोकॉइड्स और उसका जो एंटागोनिस्ट है एगोनिस्ट है वो पूरा आएगा। ऑटोकॉइड एक अलग से यूनिट बनेगा। उसके बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सीबीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उस सिस्टम में काम करने वाली ड्रग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीबीएस जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखो, ये साइड में लिखा है कि कौन सी मंथ में तुम्हारा कौन सी ये जो टॉपिक है पढ़ाया जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेट लिखा है, लगभग मान के चलो इसमें से 70 to 80% ही फॉलो होगा, लेकिन पूरा 100% ऐसे सितंबर में लिखा है ऑटोकॉइड्स मतलब सितंबर में ही होगा ऐसा नहीं है, वो इधर उधर थोड़ा हो सकता है। उसके बाद है तुम्हारा ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। फिर है तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स रिलेटेड जितने भी ड्रग है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा एंड्रोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन। इसमें जितने भी सारे हार्मोन है उस हार्मोन का एगोनिस्ट एगोनिस्ट सप्लीमेंट सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है केमोथेरेपी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरा सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा मायने रखने वाली यही यूनिट है केमोथेरेपी, जिसमें तुमको पूरा एंटीबायोटिक्स जो है पढ़ाया जाएगा केमोथेरेपी के अंदर, और जितना नियोप्लास्टिक एजेंट है जो कैंसर में यूज होता है। और लास्ट में है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, यही पे जो है मेन फार्माकोलॉजी खत्म हो जाता है। ठीक है, यही जीआईटी के अंदर मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ छोटा मोटा चैप्टर रहता है, जैसे ये तुम्हारा क्रोनोफार्माकोलॉजी, इम्यूनोफार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है। ठीक है, ये भी तुमको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कि कोई भी एक भी सिंगल चैप्टर भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसके अंदर जो लिखा है सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जीआईटी में तुम्हारा जो सिलेबस है लगभग खत्म हो जाता है। तो इसमें से देखो ये तो लिखा है कि फरवरी तक जीआईटी जो है खत्म हो जाना चाहिए, तो तुम लोग मान सकते हो कि फरवरी से लेकर मार्च तक तुम्हारा जो सिलेबस है फार्माकोलॉजी का वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तुम में से जो 1 साल का कोर्स लिए हो ये चाहे 2 साल का कोर्स लिए हो, सभी स्टूडेंट का सिलेबस जो है वो तो फरवरी से मार्च के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो 2 साल का कोर्स लिया हो उनके लिए अलग से अगले साल कुछ नया डिजाइन किया जाएगा, उनका रिवीजन भी कराया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो मेन सिलेबस है वो फरवरी से मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारा एग्जाम जो होने वाला है वो लगभग अप्रैल से मई तक ही होगा। इस बार तो 25 मई को हुआ है, तो मान के चलो वही मई में ही होगा अगली बार भी। तो तुम्हारा रिवीजन भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तुमको लगभग 2 महीना मिलेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी पूरा रिवाइज करने के लिए। और सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद तुम लोग रिवीजन पूरा करोगे ऐसा नहीं होगा, तुमको सिलेबस नया पढ़ने के साथ साथ भी पुराना जो टॉपिक है उसको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। तुम नया भी एक साइड से पढ़ते जाओगे और एक साइड से जो अगला दिन पढ़ाया हुआ था पिछले एक हफ्ते में पिछले एक महीने में जो पढ़ाया था उस सारा टॉपिक को तुमको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा रिवीजन को साथ लेके तुमको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो नया पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी टॉपिक को हम पढ़ते जा रहे हैं और पुराना भूलते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भूल भूल तो जाओगे लेकिन उसको याद करने के लिए रिवीजन साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फार्माकोलॉजी का सिलेबस। उसके बाद ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये इसमें से ये जो फार्माकोलॉजी का है इसमें से एक दो चैप्टर ऐसे हैं, लगभग सारे चैप्टर ही मैं ही पढ़ाऊंगा तुम लोग को। एक 2-3 यूनिट जो है ये तुम्हारा दूसरा सीनियर पढ़ाएगा। ठीक है, ये केमोथेरापी एक इम्पोर्टेंट है केमोथेरापी, और ये जो तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम है ये 2 यूनिट तुम्हारा दूसरा सीनियर पढ़ाएगा। तुम्हारा और जो एक सीनियर था शेखर दा वो पढ़ाएगा तुम लोग को ये केमोथेरेपी और यूरिनरी सिस्टम वाला। बाकी जितने सारी यूनिट है वो लगभग मैं ही पढ़ाऊंगा। शेखर दा तुम लोग को पहले हैप पढ़ाएगा, ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी पहले वो पढ़ाएगा। उसके बाद वो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाएगा तुम लोग को। पैथोफिजियोलॉजी के बाद उनके पास अगर टाइम मिलेगा तो वो ये तो पढ़ाएगा केमोथेरेपी यूरिनरी सिस्टम ये सब पढ़ाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी टाइम होगा तो वो माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ा सकता है, फिर रिवीजन कराएगा। और मैं जो है तुम्हारा फार्माकोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जनरल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट होगा। तो जनरल फार्माकोलॉजी में जो है अभी मैं तुम लोग को नोट दिखाता हूँ। तो देखो स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोग को, नोट दिख रहा है ना? Yes. ओके, तो जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर ये जो ये वो बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी
इसको पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे जाके बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो इससे रिलेट होगा, जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेट होगा, तो इसको इसलिए पहले पढ़ाया जाता है। और जनरल फार्माकोलॉजी से तुम मान सकते हो 6 से 7 क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर बार तुम देखोगे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है सिर्फ जनरल फार्माकोलॉजी से ही आ जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है जनरल फार्माकोलॉजी। इसको अच्छे से समझ लोगे क्योंकि मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट वाला चीज है ना तुमको इधर ही सिखाया जाएगा जनरल फार्माकोलॉजी में। फिर आगे जाके उसी जो कॉन्सेप्ट तुम सीखे हो उसी का ही एप्लीकेशन होगा, चाहे तुम्हारा सीएनएस हो, एएनएस हो, ऑटोकैड हो, उधर इसी का ही एप्लीकेशन चलेगा। जनरल फार्माकोलॉजी में जो तुम पढ़ोगे उसी का ही एप्लीकेशन चलेगा। तो इधर जो है पूरा समझने वाला चीज है जनरल फार्माकोलॉजी में। इसको अच्छे से धीरे से पेशेंस के साथ पढ़ाया जाएगा, चाहे जितना भी टाइम लगे, जितना भी क्लास लगे, ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी में कोई भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ऐसे क्विक जल्दबाजी में खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। एकदम धीरे धीरे जनरल फार्माकोलॉजी पूरा जो है पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम लोग अच्छे से समझ गए, फिर अगले चैप्टर में मैं तुमको थोड़ा जल्दी भी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्योंकि उधर सिर्फ एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट इधर ही है। तो ये जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले ये पहला स्लाइड जो है देखो लिखा है कि फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में के बारे में तुम लोग को सब लोग को भी थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि इस सब्जेक्ट में क्या होता है नहीं होता है। तो ये जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, ये जो वर्ड भी तुम देख सकते हो कि ये जो फार्माकोलॉजी वर्ड है ये गीक वर्ड से आया है, 2 गीक वर्ड से आया है। एक है फार्माकोन और एक होता है लॉजी। फार्माकोन का मीन होता है ड्रग्स और लॉजी का मीन होता है नॉलेज या साइंस। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे उस ड्रग का पूरा फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है, चाहे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, चाहे उसका एडवर्स इफेक्ट हो, चाहे उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट हो, उसका यूजेस है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे चीज किसी भी एक सिंगल ड्रग का हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ द ड्रग। हम ड्रग के बारे में इधर पढ़ेंगे, ड्रग के एक्शन के बारे में मेनली। ड्रग का मेनली जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें उतना फोकस नहीं किया जाएगा। उसके लिए तो तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट है ना जो फार्मास्यूटिक्स है, उसमें तुम पढ़ोगे ड्रग का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इधर जो मेन फोकस किया जाएगा वो ड्रग के एक्शन के बारे में, जिसके लिए हम लोग ड्रग लेते हैं। एक्शन के लिए ही लेते हैं ना कि ड्रग को खाने में हमारे बॉडी में कुछ एक्शन आएगा, कुछ बीमारी हुआ, किसी को कुछ डिजीज आया वो ठीक हो जाएगा, इसी के लिए। तो वही एक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये तो पता ही है। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट जो है अब ड्रग ड्रग तो बोल रहा हूँ कि ये ड्रग ड्रग का एक्शन, ड्रग का एक्शन। तो ड्रग क्या होता है एक्चुअल में? ये जो ड्रग है ना, ड्रग एक्चुअल में क्या होता है? तुम लोग सब लोग पढ़े हो बी फार्म के अंदर, लगभग 4 सेमेस्टर तो दे चुके हो तुम लोग। तो तुम लोग मुझे थोड़ा बताओ कि ये ड्रग और मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, जिसको जो ड्रग पता है वो एपीआई बताओ। होता है। ड्रग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और मेडिसिन है में एक्सिपिएंट जब मिला देते हैं तब जाके वो मेडिसिन कहलाता है। हाँ, तब जाके मेडिसिन हो जाता है। लेकिन सब एपीआई को या नहीं सॉरी सब ड्रग को क्या हम मेडिसिन बना सकता है, मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है? उसके साथ एक्सिपिएंट मिला दोगे तो मेडिसिन हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना कि कोई भी ड्रग के साथ हम एक्सिपिएंट मिला देंगे तो वो मेडिसिन बन जाएगा। अब नहीं, मेडिसिन भी तो जनरली एक बोलते जनरली हैं। ऐसे ही होता है कि ड्रग के साथ हम डिफरेंट टाइप का एडिटिव यूज करता है और जाके वो जो फॉर्मुलेशन बनता है उसको हम मेडिसिन कहते हैं। तो मेडिसिन भी एक टाइप का ड्रग ही हुआ, ये भी तो हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन जो है उसके अंदर भी ड्रग ही है, वो भी एक टाइप का ड्रग्स के अंदर जो एक्सिपिएंट ऐड करके उसको बनाया गया है। तो ये जो ड्रग है, ये ड्रग एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एक केमिकल मॉइटी होता है, केमिकल कंपाउंड हो चाहे केमिकल मॉइटी कुछ भी बोल सकते हो। तो जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन को या एबनॉर्मल कंडीशन को ही तो हम डिजीज कहते हैं। तो कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन को वो ट्रीट कर पाएगा, मतलब कोई भी डिजीज जो है उसको ट्रीट कर पाएगा। सिर्फ ट्रीट नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज करते हैं ऐसा नहीं है, कोई भी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए भी हम यूज करते हैं, इवन डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है।
कोई भी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है। तो आज तक तो तुम लोग यही सुने होगे कि कोई भी डिजीज हुआ उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज होता है, उसको सही करने के लिए ड्रग दिया जाता है। लेकिन क्या डिजीज हुआ, एक्चुअल में डिजीज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको डिटरमाइन करने के लिए भी ड्रग का यूज होता है। आगे जाके ऐसा एक दो डिजीज पढ़ोगे जिसके डायग्नोसिस के लिए भी कुछ ड्रग होता है जो यूज होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ड्रग। ये नोट्स जो है, पीपीटी जो है, ये मैं तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इधर जो है कुछ साइंटिस्ट का इधर नाम लिखा है। ठीक है, जिसका ये फार्मेसी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत कुछ किया गया है फार्मेसी में फील्ड में रिसर्च के तरफ। पहले जो नाम लिखा है देखो, ये जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसको कहा जाता है ना, ऑसवाल्ड स्मिथबर्ग, इसको कहा जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, अगर सिर्फ फार्माकोलॉजी पूछेगा तो यही होगा कि ऑसवाल्ड स्मिथबर्ग। अगर पूछेगा कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, तब होगा रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, ये नाम याद रखना कि रामनाथ चोपड़ा जो है ये फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी है। और भी एक चीज याद रखना कि ये जो सर रामनाथ चोपड़ा थे, आर एन चोपड़ा, ये एक कमिटी बनाया था, ड्रग इंक्वायरी कमिटी बोल के। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमिटी बोल के ये कमिटी बनाया था। ठीक है, इसको चोपड़ा कमेटी भी कहीं पर भी तुम देख सकते हो कि लिखा है, चोपड़ा कमेटी भी बोल सकते हो। ये उसको बाद में नाम किया गया था कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी ये बनाया था। वही उसी टाइम पे जब 1932 1930 के आसपास, उसी टाइम पे ही बनाया था ये जो कमेटी है। मतलब जब फार्मेसी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो थे ये बनाया था, जो इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा फादर ऑफ केमोथेरापी। ठीक है, फादर ऑफ केमोथेरेपी किसको कहा जाता है कि पॉल एरलिच। ठीक है, और ये केमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि केमोथेरेपी में हम क्या पढ़ेंगे, केमोथेरेपी में हम पढ़ेंगे जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी पैरासाइट हो, उसको किल करने के लिए जो हम एंटीबायोटिक यूज करता है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो एंटीबैक्टीरियल हो, जितने भी सारे ड्रग हम यूज करते हैं ये केमोथेरेपी के अंदर आता है। तो पहला जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग था वो डिस्कवर किया गया था पॉल एरलिच में। ठीक है, और पहला जो एंटीबैक्टीरियल था वो तुम्हारा थे शायद सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड के अंदर भी एक स्पेसिफिक ड्रग था जिसको नाम थे शायद प्रोंटोसिल। ये शायद फास्ट एंटीबैक्टीरियल था जो डिस्कवर किया था पॉल एरलिच ने। उसके बाद इंसुलिन, इस इंसुलिन कौन डिस्कवर किया था, बेंटिंग एंड बेस्ट। ठीक है, ये दोनों मिलकर डिस्कवर किया था इंसुलिन को। नेक्स्ट जो है पेनिसिलिन, ये सब तुम लोग को पता है कि पेनिसिलिन जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो तुम लोग आज तक पढ़े होगे कि पेनिसिलिन जो है ये पहला पहला एंटीबायोटिक है, लेकिन एंटीबैक्टीरियल नहीं है। पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक्स है। अगर पहला एंटीबैक्टीरियल पूछा जाएगा ना, तब वो वही होगा, वो पॉन्टोसिल होगा जो शायद पॉल एरलिच ने किया था। एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियल में थोड़ा डिफरेंस है, बाद में बताऊंगा। और एक है डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका डिस्कवर किया था सैलमन वॉक्समैन में। और ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एंटीबायोटिक्स है, ये एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास के अंदर आते हैं। अभी तुम लोग को ये इतना जानने का जरूरत नहीं है, इतना से भी याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया था सैलमन वॉक्समैन ने। और लास्ट है फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेटस को। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन। इसके साथ और भी एक दो लिख लो जो इधर लिखा नहीं है, कि जो पहला फार्मासिस्ट थे, फर्स्ट फार्मासिस्ट इन दी वर्ल्ड, अगर पूछा जाएगा कभी भी क्वेश्चन में तो उसका आंसर होगा गैलेन। ठीक है, गैलेन जो थे ये फर्स्ट फार्मासिस्ट इन दी वर्ल्ड थे। ठीक है, फर्स्ट फार्मासिस्ट का नाम था गैलेन। और फार्माकोलॉजी का नाम तो बता दिया था कि ऑसवाल्ड स्मिथबर्ग, और इंडियन में पूछेगा तो आर एन चोपड़ा। ठीक है, ये बहुत बड़ा बड़ा सब आदमी है, साइंटिस्ट है, जिसका कंट्रीब्यूशन फार्मेसी में है। इनको छोड़ के भी और भी बहुत सारा है, इधर तो 5-6 ऐसे लिखा है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में शायद आ चुका है उसके हिसाब से लिखा है। ठीक है, इन लोग को छोड़ के भी और भी बहुत सारा साइंटिस्ट है जिसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप देखो कि ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी के अंदर कितने ब्रांचेस हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होता है।
जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, फार्माकोडायनेमिक्स होता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता है, टॉक्सिकोलॉजी होता है, फार्माकोजीनोमिक्स होता है, केमोथेरेपी होता है। केमोथेरेपी तो बताया पहले। तो पहला जो होता है, मेन जो दो ब्रांच होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स और है फार्माकोडायनेमिक्स। तो ये जो फार्माकोकाइनेटिक, इसको अगर देखोगे तो फार्माको मीन तो ड्रग, ये तो पहले ही बताया कि ग्रीक वर्ड से आया, जिधर फार्माकोन का मीन होता है ड्रग। और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, जो तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े होगे 11th 12th की क्लास में, इंटर में, कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको हम क्या, स्टैटिक एनर्जी होता है, किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होता है, स्टैटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब मूवमेंट होता है। तो कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? इसका पूरा डिस्कशन जिसमें किया जाता है, जिस ब्रांच में किया जाता है फार्माकोलॉजी का, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। इधर हम क्या देखते हैं कि कोई भी ड्रग खाने के बाद उसका मूवमेंट बॉडी में कैसे हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी उस ड्रग को लेकर क्या कर रहा है, हमारा बॉडी उस ड्रग के ऊपर क्या काम कर रहा है, ये डिस्कस किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक में। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, ये चारों टॉपिक आता है इस फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक में हम क्या करते हैं? फार्माकोडायनामिक में हम करते हैं कि ड्रग जो हमने लिया, वो ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर क्या एक्शन दे रहा है। फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी क्या काम कर रहा है, और फार्माकोडायनेमिक में ड्रग क्या काम कर रहा है बॉडी के अंदर, ये डिस्कस किया जाता है फार्माकोडायनेमिक में। तो ड्रग का जो मेन एक्शन है, मेन कैसे काम कर रहा है, मैकेनिज्म है उसका, वही डिस्कस किया जाता है फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। और उसके साथ ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है, चाहे थेराप्यूटिक इफेक्ट हो या एडवर्स इफेक्ट हो, वो भी डिस्कस किया जाता है फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक है, ये दो मेन ब्रांचेस है। इसको छोड़ के भी और जो ब्रांचेस है, ये है फार्माकोथेराप्यूटिक्स एक है। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम क्या देखते हैं कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर क्या किया जाता है, कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर किसी भी डिजीज के लिए कौन सी ड्रग सबसे अच्छा होगा, और वो डिजीज अगले टाइम ना हो पाए, इसके लिए उसका प्रिवेंशन के लिए कौन से ड्रग अच्छा होगा, ये सिलेक्ट किया जाता है। कि कोई भी एक डिजीज मान लो, उस डिजीज के लिए बहुत सारा ड्रग है। जैसे किसी को अगर मान लो कि गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत सारा ड्रग होता है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है, H2 एंटागोनिस्ट होता है, बहुत ये तो क्लास है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इस क्लास के अंदर 10 ड्रग आ जाता है, H2 एंटागोनिस्ट के अंदर 10 ड्रग आ जाता है। तो इतना सारे ड्रग है कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो ये इतने सारे ड्रग में कौन सी ड्रग सबसे अच्छा होगा, और कौन सी ड्रग उसका ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होगा, कौन सी प्रिवेंशन के लिए अच्छा होगा, ये जो पूरा है डिस्कस किया जाता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब तो समझ ही गए कि कोई भी ड्रग का जो है टॉक्सिक इफेक्ट, इसमें इस ब्रांच के अंदर मेन काम है, किसी भी ड्रग के लेने के बाद क्या टॉक्सिक इफेक्ट हमारे बॉडी पे आ रहा है, क्या साइड इफेक्ट आ रहा है जो अनवांटेड है, जो हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ थेराप्यूटिक इफेक्ट से मतलब है, थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, जो अनवांटेड इफेक्ट है उसको ही हम बोलते हैं क्या, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का एक टाइप होता है साइड इफेक्ट। तो जो अनवांटेड इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है कौन से ब्रांच के अंदर ना, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। चाहे तुम फार्माकोजेनेटिक्स बोलो या फार्माकोजिनोमिक्स बोलो, दो एक ही होता है। और अभी तक मैंने जितने ब्रांच के बारे में बताया, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई ब्रांच है तो वो यही है। आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच यही है, फार्माकोजिनोमिक्स। ठीक है। ये टॉक्सिकोलॉजी, थेराप्यूटिक, काइनेटिक, डायनामिक, ये सबको पता है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये बहुत पुरानों सालों से चल रहा है ये। लेकिन ये जो जीनोमिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोमिक्स के अंदर क्या किया जाता है, फार्माकोजीनोमिक्स के अंदर देखो, जैसे तुम मान लो जो नॉर्मल सी ड्रग है, जैसे मैं पैरासीटामोल लेके बोल रहा हूँ, ऐसे पैरासीटामोल के केस में देखा नहीं गई है, दूसरे ड्रग के केस में ऐसा दिख जाता है। पैरासीटामोल जो है, इसका हाफ लाइफ कितना है, 3 to 4 आवर। ठीक है। पैरासीटामोल का जो हाफ लाइफ होता है 3 to 4 आवर। तो नॉर्मली जनरली मैक्सिमम पर्सन के बॉडी में 3 to 4 आवर जो इसका हाफ लाइफ होता है, तो मतलब इतना टाइम के गैप में ये दूसरा डोज जो है ले सकता है पैरासीटामोल का। लेकिन किसी पर्सन के केस में देखा गया कि उसका जो हाफ लाइफ है वो 7 to 8 आवर्स हो रहा है पैरासीटामोल का।
लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए 3 to 4 आवर, लेकिन हो रहा है उस पर्सन के बॉडी में 7 to 8 आवर। ये स्पेशल केस है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है उस पर्सन की कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के लिए, उसके बॉडी में कुछ स्पेसिफिक जीन का, और भी स्पेसिफिक बोलूंगा तो उसका एलील का, जीन के अंदर जो एलील होता है उस एलील का कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशन की वजह से ऐसे हो रहा है। उसके बॉडी में पैरासीटामोल का हाफ लाइफ 7 to 8 आवर हो रहा है। तो ये जेनेटिक कोई भी रीजन के वजह से जब ड्रग का एक्शन है वो चेंज हो जाता है, या फिर ड्रग का कुछ अलग से साइड इफेक्ट आने लग जाता है, ये पूरा जो है डिस्कस किया जाता है फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर। और यही सबसे आज के डेट में इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स है, हमारा सबका जो जेनेटिक सीक्वेंस है ये सेम नहीं है, सबके बॉडी में अलग है। तो मेरे बॉडी में एक ड्रग जैसे काम करेगा, तुम लोग के बॉडी में वो ड्रग ऐसे काम नहीं करेगा। अलग अलग टाइप में जो मेरे बॉडी में तुरंत एक्शन आएगा, शायद किसी के बॉडी में स्लो एक्शन आएगा उसी ड्रग का सेम डोज लेने में, हो सकता है। ये उनका जेनेटिक रीजन के वजह से हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, तुम लोग पूछोगे कि जेनेटिक रीजन क्यों हो रहा है, तो ये इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इसके बॉडी में कोई जेनेटिक ऐसा चेंजेस है क्या कि जिसके वजह से ये ड्रग देने में। लेकिन तुम लोग बोलोगे कि डॉक्टर देने से पहले तो कभी सोचता नहीं है कि इसके बॉडी में कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसको ड्रग ऐसे नहीं दे सकते हैं, दूसरा ड्रग देना चाहिए। कभी भी हमको टेस्ट कराता है क्या कि हमारे बॉडी में कोई जेनेटिक चेंजेस है क्या? नहीं करवाता है। डॉक्टर भी कभी पूछता नहीं है कि जेनेटिक, किसी किसी को नहीं पता है, तुम हम लोग को खुद भी नहीं पता है कि हमारे बॉडी में जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, कुछ चेंजेस है कि नहीं। तो इसी के लिए ये ब्रांच जो है काम कर रहा है कि कोई भी ड्रग ऐसा बहुत सारे ऐसे ड्रग है, पैरासीटामोल के केस में ऐसा नहीं देखा गया, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर बताया। लेकिन बहुत सारे ड्रग है, जैसे तुम्हारा वारफेरिन, तुम लोग नाम सुने होगा शायद, वारफेरिन जो है इनके केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोजेनेटिक्स। मॉर्फिन, मॉर्फिन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोजेनेटिक्स। मॉर्फिन हर एक के बॉडी में सेम एक्शन नहीं देता है, अलग अलग के बॉडी में अलग अलग एक्शन देता है ड्यू टू देयर वही जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैं इसका जो हाफ लाइफ मैंने बोला कि पैरासीटामोल का 7 to 8 आवर हो रहा है किसी के बॉडी में, क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन यही है कि वो जो पैरासीटामोल है उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम लगता है। उस एंजाइम का कंट्रोल किसके पास होता है? उस एंजाइम का कंट्रोल होता है एक स्पेसिफिक जीन के पास। अगर कोई स्पेसिफिक जीन में कुछ चेंजेस हो गया तो वो उस स्पेसिफिक एंजाइम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर एंजाइम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो एंजाइम पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा तो उसका जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाएगा और टॉक्सिक इफेक्ट आने लगेगा। इसके लिए जीनोमिक्स जो इम्पोर्टेंट है, जीनोमिक्स ऐसे छोटा टॉपिक नहीं है, इधर तो एक लाइन पे लिखा है स्लाइड में, लेकिन इसके ऊपर कम से कम 2 क्लास 3 क्लास होगा, तब जाके ये पूरा टॉपिक जो है क्लियर होगा कि जीनोमिक्स क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी तो मैंने बताया है, इस ब्रांच के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी सारे एंटीबायोटिक्स है, चाहे एंटीबायोटिक हो, एंटीबैक्टीरियल हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर कोई भी पैरासाइट में, या जो हमारा नियोप्लास्टिक एजेंट होता है जो कैंसर में यूज होता है, इन सारे एजेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है इस केमोथेरेपी ब्रांच के अंदर। ठीक है। ये कुछ ब्रांचेस हो गया फार्माकोलॉजी का। अब नेक्स्ट जो है लास्ट में रह गया है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या है, जहां पर भी ये वर्ड आएगा ना क्लिनिकल, मतलब समझ लेना कि ह्यूमन का बात हो रहा है। क्लिनिकल मतलब ह्यूमन, और प्री क्लिनिकल वर्ड अगर कहीं पे दिखेगा तो समझ लेना कि ये जो बात है ये एनिमल पे बात हो रहा है। एनिमल मतलब जो लेबोरेटरी एनिमल होता है, खासतौर पे जो माइस, रैट, रैबिट होता है ना, तो इसी का बात हो रहा है। क्लिनिकल का मतलब है कोई भी ड्रग का एक्शन जब ह्यूमन में दिख रहा है, ह्यूमन में देखा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जैसे क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, ह्यूमन के बॉडी में ड्रग का एक्शन को चेक किया जाता है। प्री क्लिनिकल में क्या होता है, एनिमल के बॉडी में ड्रग को एक्शन को चेक किया जाता है। पहले प्री क्लिनिकल होता है, फिर उसके बाद क्लिनिकल होता है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का काम वही है कि कोई भी ड्रग जो नया मॉलिक्यूल, नया एंटिटी जो आया है, डिस्कवर हुआ है, उसका एक्शन ह्यूमन में चेक करने के बाद कंफर्म किया जाएगा कि इसका एक्शन जो है ह्यूमन में है कि नहीं है। ठीक है। ये काम जो करता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये हो गया ब्रांचेस जो थे कुछ फार्माकोलॉजी का। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग का नोमेनक्लेचर। ठीक है। कोई भी एक ड्रग है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। कोई भी एक ड्रग का 3 टाइप का नेम होता है। ठीक है। ABC करके इधर लिखा है याद रखने के लिए। ए फॉर है अप्रूव्ड नेम, अप्रूव्ड नेम या फिर इसके जेनेरिक नेम भी कह सकते हो, या फिर जो नेम एक्चुअली फार्माकोपिया में लिखा होता है, जो IP, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये जो होता है ना,
इसमें जो नाम लिखा रहता है, जो अप्रूव नाम होता है वही इसमें लिखा रहता है। तो ए फॉर अप्रूव नेम, बी फॉर होता है ब्रांड नेम, और सी फॉर होता है केमिकल नेम। जैसे एग्जाम्पल लोगे तभी समझ में आएगा ये क्या है। जैसे पैरासीटामोल, ये जो पैरासीटामोल नाम है ये क्या है, ये अप्रूव्ड नेम है। तुम किसी भी बुक में देखोगे तो पैरासीटामोल लिखा रहेगा, कभी भी इसका जो ब्रांड नेम है वो लिखा नहीं रहता है। ब्रांड नेम कौन देता है, वो उसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो देता है। तो हर एक कंपनी पैरासीटामोल को अलग अलग नाम से जो है मार्केट में आता है। कोई एक कंपनी उसको मैन्युफैक्चर किया, वो उसका कंपनी का आइडेंटिटी है, खुद का आइडेंटिटी है। कंपनी खुद उस ब्रांड नेम को रजिस्टर कराता है और उस नाम से मार्केट में वो पैरासीटामोल आता है। जैसे ये डोलो, पाइरिजेसिक, एडमोल, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम में पैरासीटामोल आता है मार्केट में। ये अलग अलग कंपनी ने दिया है, ये होता है इसका ब्रांड नेम। और जो अप्रूव्ड नेम है वो है पैरासीटामोल, ठीक है। और एक नेम होता है जो है उसका केमिकल नेम। केमिकल नेम उसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर दिया है, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर दिया है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका अगर तुम नाम करोगे, जो आईयूपीएसी नेम होता है, तो वो नाम करोगे तो वो एक नाम बनेगा जो उसका होगा केमिकल नेम। तो ये स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर इसका नाम किया जाएगा पैरासीटामोल का, तो वो होगा एन एसिटाइल पैरा एमिनो फेनॉल। देखो ये जो है सी डबल बॉन्डेड और CH3, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एमीन के साथ लगा है। और ये जो एमीन है, एमीन ग्रुप जो है ये पैरा पोजीशन पे है, क्योंकि ये जो बेंजीन के साथ जब OH लगता है तब इसको हम फेनॉल बोलते हैं। तो OH के हिसाब से देखा जाएगा तो ये वाला पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, ये वाला पोजीशन मेटा है, ये वाला पोजीशन पैरा है। तो पैरा पोजीशन के साथ क्या लगा है, एमिनो ग्रुप लगा है, और एमिनो ग्रुप के साथ एक एसिटाइल ग्रुप लगा है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहा है, एन एसिटाइल, एन के साथ एक एसिटाइल ग्रुप लगा है, और पैरा पोजीशन एमिनो ग्रुप लगा है, तो पैरा एमिनो। और ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये क्या है, फेनॉल का है। तो एन एसिटाइल पैरा एमिनो फेनॉल, ये हो गया इसका केमिकल नेम। तो हर एक ड्रग का ऐसे ही 3 टाइप का नाम होता है, एक अप्रूव नेम, एक ब्रांड नेम और एक केमिकल नेम। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है वो कौन सी नाम लिखता है, वो जो है वो मैक्सिमम जो है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिखा जाता है वो है वो अप्रूव नेम लिखता है, या जो उसका जेनेरिक नेम है वो लिखता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो कभी भी ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकता है, किसी को कंपनी को प्रेफर नहीं कर सकता है। तो वो जेनेरिक नाम पे लिखता है, वो डायरेक्ट पैरासीटामोल ही लिखता है। लेकिन जब तुम किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने जाओगे तब वो कभी भी पैरासीटामोल नहीं लिखता है, वो हर बार किसी भी कंपनी का जो ब्रांड नेम है उसी को ही लिखता है। हर एक ड्रग वो ब्रांड नेम पे ही लिखता है, ठीक है। ये हो गया ड्रग का नोमेनक्लेचर। हाँ, ये अब है एसेंशियल मेडिसिन। एसेंशियल मेडिसिन क्या होता है कि हु जो थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हु ने क्या किया कि कुछ मेडिसिन को लिस्ट किया गया है। कौन सी मेडिसिन को लिस्ट किया गया है, कि कुछ ऐसा मेडिसिन है जो हमारा पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन का जरूरत है, और जो रेगुलर पे यूज होता है। जैसे तो मान लो ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज का दवाई, या फिर तुम्हारा वो जो गैस्ट्रिक इरिटेशन का दवाई, या फिर नॉर्मल बुखार की दवाई। ये ऐसा कुछ करके हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थे 1977 में, ये कुछ मेडिसिन को लिस्ट किया जो क्या है, एसेंशियल मेडिसिन जिसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का जो नीड है उसको फुलफिल करता है। तो हु का टारगेट यही था कि जो मेजोरिटी का पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट है उस मेडिसिन को हम क्या करेंगे, एक कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जिसका प्राइस ज्यादा ना हो पाए, उसको हम एक कॉस्ट इफेक्टिव वे पे पूरे पॉपुलेशन के अंदर पहुंचाएंगे। इसके लिए वो ये एसेंशियल मेडिसिन का एक लिस्ट बनाया था, जो अपडेटेड लिस्ट है 2015 में जो बनाया गया है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसके अंदर टोटल मेडिसिन जो है 376 मेडिसिन को इस लिस्ट के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये जो नंबर है इसको याद रखना है कि 2015 में 376 मेडिसिन को इस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये हो गया एसेंशियल मेडिसिन। तो किसी भी ड्रग को एसेंशियल मेडिसिन कहने के लिए या फिर उसके लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए उसका कुछ कंडीशन होता है। जैसे उस मेडिसिन का प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस मेडिसिन को हर एक जगह अवेलेबल होना चाहिए,
मेडिसिन को इकोनॉमिक होना चाहिए, मेडिसिन को सेफ होना चाहिए, वो कोई भी कॉम्बिनेशन पे मेडिसिन नहीं हो सकता है, मतलब वो सिंगल डोज पे होना चाहिए, किसी दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन पे है तो फिर नहीं उसको बोल सकते हो एसेंशियल। उसके बाद उसका बायो अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसका जो डोजेज फॉर्म है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एक ड्रग है जिसको हम सिर्फ पेरेंटरली यूज करता है उसको तुम इसके अंदर कर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन होता है, ये कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी कोई ड्रग को हम इस लिस्ट के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद है ऑर्फन ड्रग। ये तुम लोग पढ़े सुने होगे शायद। ऑर्फन ड्रग क्या होता है कि कोई भी ड्रग जो किसी भी रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है उसको हम कहता है ऑर्फन ड्रग। ये इससे पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ऑर्फन ड्रग ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मतलब इसमें नहीं है। ऑर्फन ड्रग हम उसी को कहेंगे जिसको कोई रेयर डिजीज, मतलब जो डिजीज नॉर्मली नहीं दिखता है, किसी किसी पेशेंट के केस में दिखता है, मतलब वही कहानी है जो फार्माकोजेनोमिक्स में बताया। कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण में किसी किसी पेशेंट में कुछ डिजीज दिखता है जो जनरली है नहीं, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज होगा उसको हम ऑर्फन ड्रग कहेंगे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये ऑर्फन ड्रग का जो लिस्ट है ये। ठीक है, देखो एबीसीडी करके ये लिस्ट मैंने बना दिया है कि तुम्हें अगर ऐसे एबीसीडी FLN RSI ये याद रखोगे तो पूरा इसके अंदर जितने भी सारे ड्रग के नाम है ये पूरा याद हो जाएगा और इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारे ड्रग के नाम तुमको ऑर्फन की याद करना ही पड़ेगा। और याद करने के लिए मैंने इजी कर दिया ना, ऐसे एबीसीडी करके लिख दिया, ABCD FLN RSI। तो ये एक एक लेटर को लेकर तुम एक वर्ड भी बना सकते हो, एक मीनिंगफुल वर्ड भी बना सकते हो। ABCD FLN RSI इसको लेकर तुम एक मीनिंगफुल वर्ड भी बना सकते हो। उस वर्ड के दरमियान भी तुम ये पूरा ड्रग, इतने भी जो ड्रग है इसका नाम को याद कर पाओ। ठीक है, तो ए फॉर क्या है? ए फॉर एम्फोटेरिसिन बी है, बी फॉर बुसल्फान है, सी फॉर क्लोफाजिमिन कार्बोपोस्ट है। अभी किसी के ड्रग के बारे में नहीं जानना है कि ये ड्रग कौन सी क्लास का है, क्या नाम है, अभी सिर्फ नाम याद रखना। डी फॉर डिजॉक्सिन है, एफ फॉर फोमेपिजल है, एल फॉर लायोथायरोनिन है, इसको T3 कहा जाता है। ये थायराइड का मतलब सिंथेटिक फॉर्म है T3 का। और एक होता है एन फॉर नाइट्रेट और नीलोटिनिब है, आर फॉर रिफाब्यूटिन रितुक्सिमैब है, एस फॉर सुमाट्रिप्टन सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट है और टी फॉर थायोटेपा। तो ये ऑर्फन ड्रग का लिस्ट है। ये मैं तुम्हारा जो बुक था KD त्रिपाठी उसी से लिखा है, उसी से उठाया है इसको, ये नाम को। तो ये तुमको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार पढ़ोगे अच्छे से फिर एक बार 2-3 बार लिखोगे याद में आ जाएगा। ठीक है, और ये ट्रिक याद रखोगे ABCD FLN RSI, इससे तुम पूरा जितने भी सारे ड्रग है इसका नाम को याद कर पाओ। ठीक है, ऑर्फन ड्रग का ये पूरा लिस्ट जो है ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया ऑर्फन ड्रग। अब नेक्स्ट जो है एसेंशियल और ऑर्फन ड्रग के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है ऐसे देखा जाएगा तो मतलब एसेंशियल ड्रग जो है ये मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो नीडेड होता है उसी को हम एसेंशियल ड्रग कह सकते हैं। और ऑर्फन ड्रग किसको कह सकते हैं? जो रेयर है, जो किसी एक दो पेशेंट में लगता है, यूज होता है, रेयर डिजीज में यूज होता है, उसको हम ऑर्फन ड्रग कह सकते हैं। ठीक है, ये एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट जो करता है ये हु, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो करता है। और ऑर्फन ड्रग का ये जो लिस्ट है ये मेनली जो USA का अलग अलग बॉडी होता है जैसे US FDA वगैरह, वो ये सिलेक्ट करता है कि कौन ऑर्फन ड्रग के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। एसेंशियल मेडिसिन जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है, वो इकोनॉमिक होता है, इजिली अफोर्डेबल प्राइस में आता है। लेकिन ऑर्फन ड्रग जो होता है ये बहुत हाई कॉस्ट में आता है क्योंकि ये रेयर है ना, एक दो केसेस में यूज होता है। तो यही कुछ डिफरेंस सीधा लिखा है, इसको देखोगे समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है कि एसेंशियल मेडिसिन और ऑर्फन एसेंशियल ड्रग और ऑर्फन ड्रग के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना तक है। आज के पूरा ये टॉपिक में अगर किसी का कुछ डाउट है तो बताऊं। अभी तक जितना पढ़ाया, ज्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा ही पढ़ाया आज, तो किसी का कुछ डाउट है तो पूछो जितना तक आज पढ़ाया। अगर पढ़ाने से छोड़ टॉपिक छोड़ के कुछ और भी डाउट है जीपेट को लेकर या फिर फार्मेसी को लेकर वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। यस सर। आ गया सर। हाँ दादा।
দুজনে রিপ্লাই এলো, বাকিরা सबको समझ में आया ना? Yes, sir. हाँ दादा बुझতে পেরেছি। ओके, तो अगर किसी का कोई डाउट है? यस सर। ये बोलो। हेलो। सुनाई दे रहा है। कि हमको कैसे पता चला कि जो पर्सन है वो रेयर डिजीज से अफेक्ट है? समझ में नहीं आया, ये कौन सी डिजीज है? रेयर डिजीज है। रेयर डिजीज है, ये तो तुम्हारा जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा ना कि तुम्हारा ये जो डिजीज है ये रेयर डिजीज है कि नहीं है। तो उसके लिए पर्टिकुलर डायग्नोसिस होता है? हाँ, पार्टिकुलर डायग्नोसिस तो होगा ना, जो रेयर अच्छा, डिजीज होगा। ओके। और वही तो मैंने बताया कि वही काम तो कर रहा है, जो फार्माकोजेनोमिक्स वाला ब्रांच है ना, वो वही काम कर रहा है कि किसी भी जेनेटिक म्यूटेशन के बगैर अगर किसी के बॉडी में कुछ अलग सा चेंजेस हो चुका है, तो उसके वजह से जो जनरल ड्रग है उसका एक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा उसके बॉडी में। तो ओके उसका ही तो पता लगा रहा है। ओके। और किसी को डाउट है? हेलो। बोलो राइमा। हाँ भैया, आपने बोला कि सल्फोनामाइड फर्स्ट एंटीबायोटिक है, और फिर हम लोग पढ़े हैं ना हाँ कि बोलो बोलो। पेनिसिलिन है फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है नहीं, बस। वो मैं क्लियर करता हूँ। पेनिसिलिन जो है ना, ये है हाँ। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने बताया था। एंटीबायोटिक अच्छा अच्छा, वो होता है सल्फोनामाइड का जिसको हम बैक्टीरियल। ठीक है। एंटीबायोटिक वो होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, ठीक है। जैसे कोई बैक्टीरिया हो या फिर कोई फंगस हो, इससे कोई अगर मिलता है तो वो होता है एंटीबायोटिक। तो उस हिसाब से जो पहला एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन ही है, ठीक है। जो एक फंगस से ही तो मिला था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सब ने डिस्कवर किया था, पेनिसिलियम नोटेटम ऐसा कुछ। तो हाँ। वो थे पहला एंटीबायोटिक्स। और एंटीबैक्टीरियल कौन होता है? एंटीबैक्टीरियल वो होता है जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, चाहे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला हो या फिर चाहे उसको सिंथेटिकली लैब में बनाया गया है। चाहे वो सिंथेटिक हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है, वो होता है एंटीबैक्टीरियल। तो ये जो सल्फोनामाइड है ना, ये सल्फोनामाइड तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता है, ठीक है। इसको सिंथेटिकली लैब में बनाया गया है, ठीक है। तो फास्ट अगर एंटीबैक्टीरियल पूछा जाएगा, सिंथेटिक, ये याद रखना। शायद मैं सिंथेटिक वर्ड उस टाइम पे नहीं बोला था। अगर ये सिंथेटिक पूछा जाएगा फर्स्ट, तब वो होगा कि सल्फोनामाइड, और उसके अंदर वो पोर्टोसिल होगा जो बताता है, बोला था। और अगर अच्छा। सिंथेटिक वर्ड नहीं लगेगा, फिर तुम्हारा वही पेनिसिलिन आंसर होगा। ओके ओके, क्लियर हुआ अब। ठीक है। हम्म। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कुछ बताओ, किसी का कुछ डाउट है तो? नहीं है? देखो, डाउट तुमको पूछना पड़ेगा, फिर तो मैं ऐसे समझ जाऊंगा कि तुम लोग को सब समझ में आ चुका है। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग सुन के चला जाओगा, नहीं हो पाएगा। भैया, बोलो। वो ऑर्फन ड्रग्स है ना, ये से लेकर टी तक का, वही ड्रग क्या है उसके अंदर लिस्ट? नहीं, हाँ, वही और लिस्टेड ज्यादा है। ड्रग है? और तो लिस्टेड में देखो, मैंने बुक से बताया ना कि बुक से मैंने वो टेबल उठाया, तो बुक के अंदर तो वही टेबल थे और वही ड्रग थे मेनली। हो सकता है कि ये छोड़ के भी और भी एक दो ड्रग मिल सकता है, लेकिन जो मेनली है वो यही है। हर जगह पे यही टेबल था, तो मैंने इसीलिए उस टेबल को ही उठाया। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के और कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है जो ऑर्फन क्लास के अंदर आता है। हो सकता है कि एक दो ड्रग और भी है जो उस क्लास के अंदर आता है, लेकिन मेनली यही था हर जगह पे टेबल, तो इसीलिए मैंने वही टेबल उठाया। ठीक है भैया। हम्म। हेलो। हेलो, और एक डाउट था हाँ। भैया। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। बोल रहे थे कि एसेंशियल ड्रग में ये सब डायबिटीज, प्रेशर, फिर आपका जो नॉर्मल लूज मोशन, फीवर, ये सब का जो मेडिसिन है यही सब आता है ना? हाँ, यही आता है। जो मेडिसिन, वो मैंने कुछ कंडीशन बोला था ना,
कि कुछ कंडीशन होगा किसी भी ड्रग को तुम एसेंशियल कैटेगरी के अंदर करने के लिए, कि उस ड्रग को जो है पहले मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन का जरूरत है वो ड्रग। दूसरा है कि वो ड्रग का जो है उसका कॉस्ट जो है वो इफेक्ट मतलब लोअर होना चाहिए, हाई कॉस्ट वाला ड्रग इसके अंदर नहीं आ सकता है। तीसरा है कि वो ड्रग जो है वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म में आना चाहिए मार्केट में। फोर्थ जो है वो सिंगल फॉर्मुलेशन में होना चाहिए, किसी दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में उसको नहीं होना चाहिए। ऊपर से वो जो ड्रग है उसका बायोअवेलेबिलिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल करेगा कोई ड्रग, फिर उसको हम एसेंशियल मेडिसिन के अंदर कर दिया जाएगा। अच्छा, बस सिंगल कॉम्बिनेशन में आएगा, मतलब एक ही ड्रग होगा बस उसमें। हाँ, एक ही ड्रग होगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे ड्रग आता है ना जो कॉम्बिनेशन पे 2-3 ड्रग एक साथ में दिया जाता है। ऐसे कोई ड्रग एसेंशियल के अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन है 20 ड्रग इसमें थे, ये नोट में भी लिखा था शायद तुम्हारा, जो 376 तुम्हारा मेडिसिन है जो एसेंशियल मेडिसिन के अंदर है लिस्ट के अंदर, उसमें से 20 ड्रग जो थे वो कॉम्बिनेशन पे थे। ठीक है, 376 के अंदर 20 कॉम्बिनेशन पे थे और बाकी जो तुम्हारा 356 है वो सिंगल फॉर्मुलेशन पे थे। लेकिन प्रायोरिटी उसी को दिया जाएगा किसी ड्रग इस लिस्ट के अंदर आने के लिए कि वो सिंगल फॉर्मुलेशन में हो। हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ड्रग हमको मिलता है ना, वो देखना कि ज्यादा से ज्यादा सिंगल ही होता है। वो कोई भी ड्रग हॉस्पिटल में कॉम्बिनेशन पे नहीं आता है। आता है क्या, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम लोग को ड्रग मिलता है वो कॉम्बिनेशन पे नहीं आता है, वो सिंगल फॉर्मुलेशन पे आता है। तो वही ड्रग एसेंशियल लिस्ट के अंदर जाता है। फिर भी 20 ड्रग ऐसा है इसके अंदर जो तुम्हारा वो कॉम्बिनेशन पे आया है, और इसको फिक्स करता ओके है ओके तुम्हारा जो हु है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये फिक्स करता है कि कौन सी ड्रग इसके अंदर जाएगा या कौन सी ड्रग नहीं जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? आज तुम्हारा पहला क्लास था तो सबको समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया। ओके ओके ओके। शायद तुमको समझ में आया क्योंकि तुम तो साउथ के साइड से हो ना, तो तुम हिंदी समझ में आता है ना तुमको ठीक से? हाँ, हम घर पे मदर टंग हिंदी है, हिंदी बात करते हैं, तो समझ में आएगा। ओके हम ओके। पूरा तमिलनाडु से करें ना, तो दो भी मालूम है, तमिल भी मालूम, हिंदी भी मालूम। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर तो अच्छा है। नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा जो इसका आगे का टॉपिक है, वो आगे का टॉपिक है तुम्हारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो था यूट्यूब में, ठीक है, मैंने बनाया था कुछ दिन पहले। तो वो वीडियो तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है, क्लास ज्वाइन करने से पहले। इसके बाद देखो मेरा ट्यूजडे हफ्ते में 2 क्लास होगा मेरा, फार्माकोलॉजी का 2 से 3 क्लास हो सकता है। ठीक है, ऐसे रूटीन में तो तुम्हारा 2 लिखा है, लेकिन ऐसे रूटीन जो है उसके हिसाब से ही चलेगा, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जो ट्यूजडे है ये एक हर ट्यूजडे क्लास होगा मेरा, ठीक है, फार्माकोलॉजी का। और एक क्लास जो है वो सैटरडे संडे, ये दोनों के बीच में कोई एक होगा, क्योंकि सैटरडे संडे तुम्हारा क्लास थोड़ा ज्यादा हो गया। लगभग हर सब्जेक्ट का क्लास है सैटरडे संडे। तो उसमें से जिस दिन तुम्हारा थोड़ा क्लास कम रहेगा उस दिन मैं ले लूंगा सैटरडे संडे के अंदर। ये तो 2 क्लास कंपलसरी होगा, और कभी कभी 3 क्लास भी हो सकता है, एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकता है। वो तुम लोग को तब ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा पहले से, ठीक है, कि कब कौन सी डेट में क्या क्लास होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले वो जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का वीडियो है यूट्यूब में, जीपेट ज्ञान बोल के सर्च करने यूट्यूब पे मिल जाएगा, उधर उसके अंदर देखना एक वीडियो है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वो वीडियो देख के आना, ठीक है, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो वीडियो तुम लोग अच्छे से देख लोगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो अगला दिन में क्या होगा, एक बार बोलने से तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आज भी जो पढ़ाया, ऐसे मत समझने की पहले कहानी बोला था उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। है, ये बोला था मैंने कि कहानी से क्या क्वेश्चन आया था वो बताऊंगा। है, देखो मैं जो कहानी बोला था ना आज, उससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वो जो बोला था एक बीएसएल बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तुम जीपैट का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे पता चल जाएगा कि ये बीएसएल का नाम फर्दर सीडीएल हुआ है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। 1940 में ये ईयर भी पूछा गया है कि कौन सी ईयर में बीएसएल का नाम सीडीएल हुआ है। ठीक है, ऊपर से पीसीआई कब बना है, 1949 का 9 अगस्त में। बी फार्म पढ़ना कब स्टार्ट किया गया है, कौन सी कॉलेज में स्टार्ट किया गया है। ये पीसीआई पीसीआई के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है, तो वो कहानी भी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है,
और जो क्लासेस है इसका रिकॉर्डेड भी शायद तुम लोग को मिल जाएगा। आज तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर इसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। चाहे तो तुम इसको दोबारा भी सुन सकते हो। ठीक है? थैंक यू एवरीवन। ठीक है? आज के लिए इतना तक है। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। ओके, Thank you, गुड sir. नाइट सबको। Thank you, Dada. और इसका नोट भी मिल जाएगा, एक बार रिवीजन कर लेना सब लोग। हाँ ठीक है भैया। ओके।